देखिए, आपका केस काफी स्ट्रांग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बच्चा गोद मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर ऊपर वाले के हाथ में है। इन्हीं खूबियों पर तो मैं मर मिटी थी। और अगर वही एक नाथ तुम ना रहते तो ज्यादा दिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाती। मेरा एक नाथ किसी कीमत पर नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। और अब तुम क्या, मैं खुद कहती हूँ कि तुम ऋषभ का ऑफर ठुकरा दो। करण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जाने दो पूजा, तुम्हारा तो ये हश्र होना ही था करण, क्योंकि मैंने तुम्हें बदुआ दी थी। तुमने क्या किया और मुझे इतना तड़पाया है कि तुम्हें भी आज इतना तड़पना पड़ेगा। सर, आपके पीछे सिर्फ पुलिस पड़ी है, मेरे पीछे पुलिस ही नहीं करण भी पड़ा हुआ है। और आपकी बातों से तो जाहिर है कि बहुत ही जल्द सब के सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मालकिन, मैं जो कह रहा हूँ उसका सबूत है मेरे पास। कैसा सबूत? ये आप खुद ही पढ़ लीजिए। क्या है? ये करण साहब का खत है। कल रात को मालकिन वो मेरे पास ही ठहरे थे। उन्होंने आपके नाम पे ये खत लिखा है और कहा कि आज ही आप तक पहुंचा दें। मैं जानता हूं आप पर क्या बीत रही होगी माँ। आप जाने मेरे हालात से कितनी परेशान होंगी, पर यकीन कीजिए माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो अरेस्ट वारंट, वो पुलिस का मुझे तलाश करना, सब बहाना है मुझसे प्रायश्चित करवाने का। प्रायश्चित आपको तमाम दुख देने का, प्रायश्चित आपको तमाम सुख ना देने का। प्रायश्चित पूरा करके जब लौटूंगा मां, और जल्दी ही लौटूंगा, तब इतना सुख दूंगा कि उन खुशियों में आपका जी भर जाएगा मां। करण। क्या हुआ? करण ठीक तो कह रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, कल पूजा मुझे मिली थी, उसने कहा कि करण कल शंकर के घर था। जी। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मालकिन, मैं चलूँ? डोंट वरी। सोनू साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? वो मैं अपने खिलौने इकट्ठे कर रहा हूँ। आज आपको अपने खिलौने कैसे याद आ गए? मैं इन्हें मम्मी के पास ले जा रहा हूँ ना, इसलिए। भाई, अब तो तुम वहीं के होके रह गए। अब तो मेरा राजा बेटा अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके वहां जा रहा है। क्यों भाई, पापा का घर अच्छा नहीं लगता? पापा, आप अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, मैं घर पर बोर हो जाता हूँ। हाँ बेटा, अब पापा तो बिजनेस में बिजी हो गए हैं। लेकिन एक बात बताऊं, तेरा जब भी जी चाहा करे मम्मी के घर चले जाया कर। अब तो तेरा वहां जाना मुझे बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि तेरी मम्मी से मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। एक बात बता सुन, तेरी मम्मी कभी मेरे बारे में पूछती है? हाँ, वो पूछते हैं कि पापा कैसे हैं, ठीक है कि नहीं, तो मैं बोल देता हूँ कि पापा ठीक है। दो एक खिलौने तो बेटा यहाँ छोड़ जा, यहाँ आएगा तो किसी चीज से तो खेलेगा। पापा, मैं यहाँ आऊंगा तो जरूर, पर खेलूंगा तो किसके साथ? अकेला तो खेल नहीं सकता। अगर मैं इन्हें वहां ले जाऊं तो इसे नेहा, निहाल और रिया भी खेल सकते हैं। ये रिया कौन? हमारी एक नई फ्रेंड है। हमारी मतलब? मेरी, नेहा की और निहाल की। मतलब कि नेहा और निहाल के स्कूल में पढ़ती होगी यार। नहीं पापा, वो दूसरे स्कूल में है। वो मम्मी के किसी फ्रेंड की बेटी है। मम्मी के कौन से फ्रेंड की बेटी है यार? आप उन्हें जानते तो हैं, डॉक्टर सौरभ। डॉक्टर सौरभ मतलब? डॉक्टर सौरभ मतलब डॉक्टर सौरभ, रिया उन्हीं की बेटी है। अच्छा, तो वो छोटी होगी, उसकी मम्मी उसे छोड़ने आती होंगी और फिर लेने आती होंगी। नहीं, उसके पापा का ड्राइवर उसे छोड़ने आता है, उसकी मम्मी नहीं है ना। तो इसका मतलब डॉक्टर सौरभ भी काफी बार आते जाते होंगे? हाँ, वो कई बार आए हैं, वो बहुत अच्छे हैं पापा। तेरी मम्मी को भी रिया बहुत अच्छी लगती है? रिया भी उनको बहुत पसंद करती है। तू अपनी मम्मी के साथ कई बार डॉक्टर सौरभ के यहाँ गया होगा ना? नहीं, पर
मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसे ही, मैं डॉक्टर सौरभ को जानता नहीं ना, इसीलिए। क्या तेरी मम्मी जाती हैं डॉक्टर सौरभ के यहाँ? पापा, आप मुझसे पूछना क्या चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है, ऐसे ही। अब मैं बच्चा नहीं हूँ। तो बच्चा नहीं है ना बेटा, तो फिर मैं तुझे एक बात बताता हूँ, इन लोगों से ज्यादा मेलजोल मत रखना। लेकिन क्यों? इसलिए कि ये लोग तेरा हक मारेंगे। थोड़ी देर बाद तू पराया हो जाएगा और ये लोग अपने हो जाएंगे। पापा, मुझे पता नहीं कि आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मुझे रिया भी पसंद है और डॉक्टर अंकल भी। बाय पापा। माँ, संभालो अपने आप को माँ। अगर जिंदगी संभलने का मौका देती ना तो जरूर संभल जाती। हर बढ़ते कदम पर ठोकर खानी पड़ती है। अब तो ऐसा लगता है कि अच्छे दिन आने वाले बुरे वक्त का असर है। माँ, देखो अगर ऐसा है तो हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। देखना माँ, कल एक बहुत बड़ी खुशी दबे पांव हमारी जिंदगी में आ जाएगी और हमारी बदनसीबी को पता भी नहीं चलेगा। यही बहाने अपने आप को दे दे के थक जाती हूँ। अगर ये बुरा वक्त मुझ पे आता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, क्योंकि मुझे सहने की आदत है, लेकिन कारण ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, ऋषभ, जिंदगी ने हमेशा करण के साथ नाइंसाफी की है, फिर उसकी वजह कोई भी हो, मैं, रणधीर या करण न हो। माँ, करण की जिंदगी में ये बुरे वक्त का आखिरी दौर है, ट्रस्ट मी। और एक बार ये बला टल गई ना माँ, तो मैं खुद अपने हाथों से उसकी जिंदगी संवार दूंगा। आई प्रॉमिस यू। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटा। नहीं माँ, ये एहसान तो मैं अपने आप पर करूंगा। माँ जानती हो, जब रक्षंदा जिंदा थी उसने बहुत कोशिश की माँ, बहुत कोशिश की कि किसी तरह मैं और करण दोस्त बन जाएं। कभी वो मुझे डांटती, कभी वो करण को समझाती, लेकिन हम दोनों को तो तुम जानती हो, वो बेचारी हम दोनों के बीच में बिल्कुल पिस जाया करती थी। और फिर वो मर गई और उसकी मौत के साथ हम दोनों की दुश्मनी भी खत्म हो गई। और मां, अब मैं करण को कुछ होने नहीं दूंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं चलता हूं। बेटा, तूने मेरे गमों का दुख बहुत हल्का कर दिया है। बस ये दौर खत्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। I know, सब ठीक हो जाएगा। हेलो करण, बेटा कहाँ है तू, कैसा है? मुझे इसे खुद पता नहीं है मां, मैं कहाँ हूं, आपको क्या बताऊं। मां देखिए, मां इस तरह अगर आप रोएंगे तो मैं आपको आइंदा फोन नहीं करूंगा। अपने माँ को मारने के और भी तो तरीके हैं बेटा। इस तरह की बातें मत कीजिए मां। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए फोन किया है कि मैं ठीक हूं और आइंदा आपको फोन करता रहूंगा। मेरा बेटा, मेरा बेटा। मॉम! कब आई आप? कैसा रहा आपका ट्रिप? अभी आई, बहुत अच्छा ट्रिप था। लगता है कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएगा। ओह दैट्स ग्रेट। तू कहाँ गई थी? यूं ही शॉपिंग करने। अच्छा, कुछ खरीदा? हाँ, कुछ खरीदा। वैसे एक्चुअली है ना मॉम, टाइम पास करने गई थी। शादी के वक्त सब शॉपिंग तो हो गई थी। आज कुछ यूं ही ड्रेसेस खरीद ली अपने लिए। सुनील के लिए कुछ लाई? नहीं, वो कुछ भी लाने से मना करता है। वो कुछ भी बोले तो कुछ ना कुछ उसके लिए खरीद के लाया कर और जबरदस्ती उसे दे दिया कर। लेकिन मॉम, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसके लिए क्या खरीदूं। ये भी बात है। एक काम कर, उसके घर में जो स्टडी रूम है ना, उसे तू अपने तरीके से डेकोरेट करना शुरू कर।
उस तरह से तू भी बिजी रहेगी और सुनील के लिए तोहफे आते रहेंगे। बेटा मैं नहीं चाहती कि जो जिंदगी में मैंने गलतियां की ना तुम भी वो करो। यू मस्ट लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। और वैसे भी शादी के बाद हर औरत को ना अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अपने पति की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। फिर देखना सुनील खुद ब खुद तेरी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा। वाकई मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। आज से सोचना शुरू कर। मैंने 15-20 साल अपनी ज़िंदगी की ऐसे ही गुजार दी बेटा। तेरी पापा की परवाह नहीं करती थी, फिर एक दिन ऐसा आया तेरे पापा को मेरी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। डोंट मेक दैट मिस्टेक। और एक और बात बताऊं, ये मर्द लोग ना जितना भी कहें कि भाई मुझे ये पसंद नहीं, तुम मेरा इतना ख्याल मत रखो, दे ऑल लव इट। और अगर सुनील तेरा पति बनाना तो समझ ले कि तकदीर ने तुझे एक खूबसूरत तोहफा दे दिया। सचमुच मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। इतना प्यार करने वाला मुझे मिलेगा, ऐसी उम्मीद तो मैंने की नहीं थी। अच्छा, सुनील ने अपने मम्मी डैडी के बारे में कुछ कहा तुझे? हाँ, सुनील ने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है अपने पेरेंट्स को और माफी मांगी है अपने बर्ताव के लिए। बस उसके जवाब का इंतजार है। लेकिन अगर जवाब नहीं आता तो मैंने ये फैसला किया है कि शादी के पहले भले मुझे अकेले जाना पड़े, मैं एक बार गांव जाकर उनसे रजामंदी मांगूंगी उनकी बहू बनने की। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। रूबी, रूबी! अरे भाई क्या बात है? बात तेरे मतलब की है, लेकिन मुझसे अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही। कैसी खुशी? अरे इतनी बड़ी खुशी अपनी जिंदगी में हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं सारे डॉक्यूमेंट्स खुद तुम्हें दिखाने के लिए ले आई हूँ। किस चीज के डॉक्यूमेंट्स हैं? एकनाथ और ऋषभ की पार्टनरशिप डीड। सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है और एग्रीमेंट भी तैयार है। देखो। कॉफी पियोगी? हाँ, कॉफी बाद में पी लेना, पहले एग्रीमेंट तो देख ले। मेरा दिल कॉफी पीने को हो रहा है। अपने लिए बनाने जा रही थी, तुम पियोगी तो तुम्हारे लिए भी बनाती हूँ। कमाल है, यहाँ मैं आपके दिल का परमानेंट इलाज करने जा रही हूँ और आपका दिल कॉफी पीने को कर रहा है। कमाल है आपका दिल। कॉफी वॉफी बाद में पीना, पहले यार चुपचाप खड़ी रहे और एग्रीमेंट देख ले। किसी और टाइम बात कर लेंगे ना? क्या बात है, तू टाल क्यों रही है? मैंने कहा ना किसी और टाइम बात कर लेंगे। नहीं, जो बात होगी अभी इसी वक्त होगी। इतनी बड़ी खुशखबरी है, तुम्हारी जिंदगी में इतनी अहमियत रखती है और तू है कि उसे देखने तक को तैयार नहीं। एकनाथ से तुम्हारा झगड़ा हो गया? एकनाथ से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। नहीं? तो फिर क्या बात है? इतनी अच्छी खबर पे तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही? वजह बताने की हिम्मत नहीं हो रही है मुझे। तुम इस खुशखबरी से इतनी खुश हो कि वजह सुनोगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे 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 बताओ क्या क्या वजह? एकनाथ, हाँ, एकनाथ ऋषभ के बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर तुम मुझे बनाने की कोशिश कर रही है ना रूबी, कोई फायदा नहीं। एकनाथ को क्या मैं नहीं जानती? एकनाथ को तुम अच्छी तरह नहीं जानती हो और मैं भी उसकी काबिलियत को भुला बैठी थी। अगर ये सच है तो वाकई मैं नहीं जानती थी कि एकनाथ इतनी बड़ी बेवकूफी करने की काबिलियत रखता है। इतना बड़ा और इतना अच्छा ऑफर मिला है उसे। आमतौर पे लोगों को जो अच्छा लगता है वो एकनाथ को अच्छा नहीं लगता। एकनाथ एकनाथ एकनाथ, आखिर तू समझाते क्यों नहीं उसे? रूबी, सारी बातें हो चुकी हैं, फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं, एग्रीमेंट रेडी है और ऋषभ को कितना बुरा लगेगा सोचा है? तो एकनाथ को समझाते क्यों नहीं? उसे क्या हो गया है? बेहतर होगा कि तुम और ऋषभ इन सब सवालों के जवाब एकनाथ से ही ले ले। मैं उसका नजरिया समझा नहीं सकती हूँ, लेकिन समझ चुकी हूँ और उसके इस फैसले की इज्जत करती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब तुम्हारी आंखें अंदर दाखिल हो ही चुकी हैं तो अपने वजूद को भी दाखिला दे दो खेड़ी। अच्छा थोड़े लगेगा कि तुम आए, तुमने अंदर झांका, मेरे दर्शन किए और चले गए। अच्छा। हाँ तो शाह साहब, अब तक तो आपने जांच भी लिया होगा और यह बात साबित भी हो चुकी है कि करण के बारे में मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी थी वो सही थी। खेड़ी, इतनी रात गए तुम्हें पीठ थपथपाने की तलब उठी थी जो अपनी तारीफ करते हुए यहां चले आए, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी वाहवाही करूं? जी नहीं शाह साहब, तारीफ करने वाले, वाहवाह गाने वाले मुझे बहुत मिल जाएंगे। मैं आप जैसे खास आदमी के पास एक खास तकलीफ देने आया हूं।
केड़ी तकलीफ देने की जगह कहीं तकलीफ लेकर ना तुम्हें जाना पड़े, इसलिए सीधी तरह मुद्दे पर आ जाओ। शाह साहब, मुद्दा वही है। करण के बारे में मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी थी, उसके बदले में आपने मुझसे जो रुपया देने का वादा किया था, जी हां वादा किया था, बस वो लेने आया हूं। वादा? मैंने तुमसे रुपए देने का वादा किया था? केड़ी तुम्हारी हकीकत इतनी कंगाल हो चुकी है जो तुम ख्वाब में लेन देन की बातें करने लगे? हाँ, मैं तुम्हारे किसी गरीब ख्वाब में जरूर आया हूंगा ये रईस वादा करने के लिए। तो एक काम करो, यहां जमीन पर सो जाओ, मैं तुम्हारे ख्वाब में आऊंगा और रुपया दे जाऊंगा। आप शायद भूल रहे हैं शाह साहब। मैं रुपए लेना भूल सकता हूं, देना कभी नहीं भूलता। केड़ी वाह, ऊंचे मकान, फीके पकवान, बातें बड़ी बड़ी, कर्म छोटे छोटे। मैं तो समझता था कि आप अपनी इस बुलंदी पर अपनी मेहनत के दम से पहुंचे। नहीं, अब ऐसा नहीं लगता, इत्तेफाक से बन गए। केड़ी, जाओ, घर वापस चले जाओ। हाँ, अगर तुम दुनिया को अलविदा कहकर आए हो तो मैं तुम्हें इस धरती से विदा कर देता हूं। अरे जाओ शाह, जाओ जाओ। अब मैं तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरता। हाँ, पहले तुम्हारी आवाज में शेर जैसी धाड़ होती थी। असलियत तो यह है कि वो गीदड़ भपकियां होती थी। जबान से मुकर जाने वाला मर्द नहीं होता शाह। केड़ी, लगता है तुम्हारा पेट खाली जो तुम्हारे मुंह से इस तरह की अनाप शनाप बातें निकल रही हैं। केड़ी, तुम में तो इतनी हिम्मत हुआ नहीं करती थी कि तुम लेविन से इस तरह की बात कर सकते। तुम्हारी भूख, परेशानी और पुलिस का खौफ तुमसे ये सब कुछ करवा रहा है। केड़ी, अगर तुम एक भिखारी की तरह मेरे पास आते और भीख मांगते तो मैं तुम्हें भीख देता। बताओ कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 1 लाख रुपया जो मुझे तुमसे लेना है। तुम फिर वही राग अलापने लगे। जा, तुझे भीख में नहीं मिलेगी, दफा हो जा यहां से। केडी 1 लाख रुपया लेके जाएगा। ये अबे तबे करके ऊंची आवाज में बात की तो गर्दन में सुराख कर दूंगा मैं तेरी, और ये आवाज तेरी जबान तक पहुंचने से पहले गर्दन से लीक हो जाएगी। मैंने तुझसे रुपए देने का कोई वादा नहीं किया था, और जो इंफॉर्मेशन तूने मुझे करण के बारे में दी थी, क्या फायदा हुआ उसका? करण तो फरार हो गया। और बिना बाजार का सलीका जाने अगर बाजारू हो जाओगे तो कदम कदम पर गच्चा खाओगे। जैसे तुम्हारा वो रंजीत, उसने जो पिछला काम किया था मल्होत्रा फैमिली के किसी मेंबर के लिए, आज तक उसे उसका मेहनताना नहीं मिला है। और तुम ये जानकारी बांटने की डोर टू डोर वाली सर्विस छोड़कर घर चले जाओ। मैं तुम्हें देख लूंगा शाह। एकनाथ ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है और तुमने उसका। ये तुम दोनों बैठे बैठे क्या सोचते रहते हो जो ऐसे फैसले ले लेते हो? तू मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मार, मैं तुम्हारे पैर पे मारता हूँ। वाह, क्या जिंदगी जीने का तरीका है। जिंदगी संवारने का एक अच्छा मौका मिला है। ऋषभ खुद रास्तों को खींचकर एकनाथ के पैरों तले ले आया है और तुम दोनों अपनी ही तकदीर पर कालिक पोतने की कोशिश कर रहे हो। ये नतीजा निकला है आपके रोमांस का। दीदी, ऋषभ ने जो किया हम दोनों तहे दिल से उसके शुक्रगुजार हैं। ऋषभ ने एकनाथ को जो मौका दिया वो किसी और को मिलता तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन एकनाथ के लिए ये बात मायने नहीं रखता। क्यों मायने नहीं रखती? क्या वो इस जमीन पर नहीं किसी और ग्रह पर जी रहा है? क्या ये दुनिया उसकी नहीं है जो हम सबकी है? बात दुनिया की नहीं है, उसके कुछ फलसफे। उसके फलसफे मैंने भी बहुत सुने हैं। उसके फलसफे बदनसीबी बना दिया उसने अपने फलसफों को। बाहर जगमगाती रोशनी है, लेकिन वो अपने फलसफों की अंधेरी गुफा में एक छोटा सा चिराग जलाए हुए बैठा हुआ है। आउटडेटेड हो गई उसकी फिलॉसफी। वो जिस जज्बे से जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है ना रूबी, उस जज्बे की आज के दौर में कोई कदर नहीं है। मैं कदर करती हूँ उसकी फिलॉसफीज की, उसके जज्बे की। एंड हाउ कैन बी आउटडेटेड जबकि इस दुनिया को, इस समाज को उसके जैसे लोग और जज्बे की जरूरत है। क्या खाक जरूरत है रूबी? अपनी झूठी शान में जीने की जिद है ये। भीड़ में अलग दिखने का बहाना है और कुछ नहीं।
उसके फलसफों की तारीफ करने वाला तुम्हारे अलावा कोई और होना तो प्लीज प्लीज मुझे दिखा देना। बोलो, उसकी बेवकूफी में अपनी जिंदगी को झोंकने वाला कोई और है? रूबी, आज के दौर की रफ्तार देख, आज के दौर के परवाज देख। वो खामखा अपनी जिंदगी को शहीद बनाने पे तुला हुआ है और पिछड़ता जा रहा है। देखो दीदी, तुम्हारी जिंदगी का मकसद और उसकी जिंदगी का मकसद बहुत अलग है, तो कंपैरिजन का सवाल ही कहाँ उठता है। और वो अपने मकसद में पिछड़ता नहीं जा रहा है। क्या है उसका मकसद? क्या उसकी जिंदगी का मकसद एक इज्जतदार नौकरी नहीं है? क्या उसकी जिंदगी का मकसद अपना एक घर नहीं है? क्या उसकी जिंदगी का मकसद तुमसे शादी करके अपना अलग परिवार चलाना नहीं है? क्या उसकी जिंदगी का मकसद एक आरामदेह तसल्ली बख्श जिंदगी गुजारना नहीं है? नहीं दीदी, एक नाथ का मकसद ये कतई नहीं है। ओह, तो हवा पानी पर जी रहा है वो, आज के दौर के मसीहा है वो। छोड़ो ना दीदी, उसकी अपनी एक जिंदगी है, उसको जैसे गुजारनी है गुजारने दीजिए। तुम अपना खून क्यों जला रही हो? मैं खून इसलिए जला रही हूँ कि मेरी बहन की जिंदगी पर उसकी जिंदगी, उसके फलसफे और उसके मकसद का सीधा सीधा असर पड़ता है। आज के बाद वो ऋषभ से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाएगा। एक नाथ को भरोसा है कि ऋषभ उसकी बात समझ जाएगा। राइट, लेकिन तुम दोनों अपनी नासमझी की जिद नहीं छोड़ोगे, क्यों? शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। दो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा